हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। आज हम जॉन रोल्स के न्याय संबंधी सिद्धांत को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमने जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारा होगा जॉन रोल्स का राज्य स्तर पर न्याय का सिद्धांत आखिर है क्या, उसे हम डील करेंगे उनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिर हम आगे चलेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें जानेंगे जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत पर आखिर भारतीय प्रतिक्रिया है क्या, यानी अमर्त्य सेन जो कि भारतीय हैं वो जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत पर आखिर क्या कहते हैं। और उसके लिए हम क्या देखेंगे, उनकी पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस, किसकी, अमर्त्य सेन की। फिर हमारा जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जस्टिस लाने के लिए जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत आखिर है क्या। उसके लिए उनकी पुस्तक हम देखेंगे द लॉ ऑफ द पीपल, जिसे 1999 में उन्होंने लिखा था। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब हमारा पहला सवाल यही है कि राज्य में न्याय की चर्चा क्यों हो रही है। जब राज्य में न्याय की चर्चा हो रही है तो हमारा यह मतलब हो जाता है कि हमारे स्टेट या समाज में कुछ ना कुछ अन्याय है। उस समाज में रहता कौन है, हम और आप। और ये हम जो आप रहते तो हमारे बीच कैसा अन्याय हो सकता है, वो हो सकता है संसाधनों का अनुचित वितरण, यानी कि जो संसाधन होंगे उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा संसाधन हो और मेरे पास कम संसाधन हो। या हो सकता है कि हमारे बीच आपस में क्या हो, भेदभाव किया जा रहा हो, एक दूसरे का शोषण किया जा रहा हो, समान नागरिक अधिकार ना मिले हो। तो ये सब क्या हुआ, इन सभी को डील करने के लिए हमें राज्य में क्या जरूरत पड़ी, जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर जाने की जरूरत पड़ी। अब जब हम इस जॉन रोल्स की थ्योरी को जान रहे हैं तो ये ध्यान रखना, जब तक ये पूरी वीडियो चलेगी या बनेगी तो आपको क्या करना है, आपको ये एज्यूम कर लेना है कि आप ही जॉन रोल्स हैं। आप भी जॉन रोल्स हैं, मैं भी जॉन रोल्स हूं। और जो आप भारतीय नागरिक है ना, अभी भारतीय नागरिक ना होकर के आपको कहां जाना है, अमेरिकी पृष्ठभूमि में जाना और यह समझना है कि अमेरिकी नागरिक आप खुद हैं। तो जब जॉन रोल्स अपनी पृष्ठभूमि में देखते हैं, यानी कि आप देखते हैं, जॉन रोल्स आप हैं, वो देखते हैं मेरे समाज में अन्याय हो रहा है और उस अन्याय से दूर होने के लिए क्या चल रहा है, उनके समाज में काले और गोरे का जो भेद है उसके लिए क्या हो रहा है, वहां पे समान नागरिक अधिकारों की बात हो रही है। उसके लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। और वो आंदोलन आखिर है किसके लिए, वो आंदोलन है रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन डिमांड के लिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, यानी जो संसाधन पहले से बटे हुए थे हमारे और आपके बीच, क्योंकि हम अमेरिकी नागरिक इस समय हैं, तो ये कहा गया जो संसाधन पहले से वितरण हो चुके थे उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। जब जस्टिस की बात होती है ना, दिमाग में फिक्स कर लेना, जब भी राज्य में न्याय की बात हो रही है तो वहां का सीधा मतलब हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब भारतीय समाज में ही देख ले, जब एक दलित, एक महिला जो आंदोलन करती है, जब कुछ का किसान आंदोलन करते हैं, तो उनका सीधा क्या मतलब होता है कि जो संसाधन आपने वितरित किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, उसको हम चाहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन की मांग अमेरिका में होती है और इसी को ध्यान में रखते वो अब जॉन रोल्स अपनी एक थ्योरी लाते हैं जिसे थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा जाता है। वहां पर क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है संसाधनों का। अब वो संसाधनों का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसे करने से पहले वो क्या करते हैं, अपने से पहले जो विद्वान दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उनके जस्टिस के आइडिया को परखते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले देखें वो प्लेटो के आइडिया को पढ़ते हैं। तो प्लेटो के आइडिया से उन्हें क्या निकलता है कि वह कहते हैं कि मानव का कर्तव्य निभा होता है, मानव की प्रकृति होती है, उसे जस्टिस चाहिए होता है। और जब जस्टिस चाहिए होता है तो उसे कुछ कर्तव्य उसके साथ जुड़ जाते हैं और वो कर्तव्य होता है प्लेटो के अनुसार कि व्यक्ति अपनी स्पेसिफिक फील्ड में काम करता रहे, किसी के कार्य में दखल ना दे, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो फिलोसफर किंग हो, चाहे एक उत्पादक वर्ग हो। तो यहां से क्या पता चला जॉन रोल्स को कि व्यक्ति की प्रकृति ही ऐसी होती है, उसका नेचर ही ऐसी होता है कि वो जस्टिस को पाना चाहता है। तो प्लेटो से यहां प्रभावित थे। फिर वो चलते हैं लॉक की ओर। जब वो लॉक को पढ़ते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि लॉक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देते हैं। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को
पहले क्या जानने से पहले वो ये देखते हैं जॉन लोग कि हमारा जो प्राकृतिक अवस्था थी वहाँ पर सब मिलनसार के द्वारा रहा करते थे, मगर क्या होता है कुछ ना कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो समाज में अन्याय का काम जरूर करते हैं। इसके लिए क्या होता है व्यक्ति सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कौन कहता है लोग, और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होता क्या है LLP लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी के जो 3 अधिकार होते हैं, याद रखना यहाँ से 3 अधिकार, और जॉन रॉल्स यहाँ से प्रभावित होगा कि व्यक्ति के 3 अधिकार जरूर होते हैं, लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी, जिसके आधार पर समाज में न्याय किया जा सकता है। तो इसी को ये इससे भी प्रभावित होते हैं, जिससे राज्य क्या करेगा, राज्य एक चौकीदार की भूमिका निभाएगा, उनका संरक्षण करेगा 3 अधिकार की, यानी कि LLP की। फिर जब रूसो की ओर चलते हैं, देखो रूसो जिससे मैं खुद बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, या माने कि मैं मान के चल रहा हूँ मैं रूसो हूँ इस समय, या आप भी रूसो है, तो रूसो से मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। रूसो ने ये कहा कि किसी को भी इतना अमीर नहीं हो जाना चाहिए कि मैं या आप मुझे खरीद सके, और मैं इतना भी गरीब ना हो जाऊँ कि आप मुझे खरीद सके। ठीक है, तो ये कहते हैं कि लिबर्टी तो ज़रूरी होती है, मगर लिबर्टी से पहले हमें प्राथमिकता देनी होगी समानता को। जॉन रॉल्स के इसी आइडिया से रूसो के इसी आइडिया से क्या होता है, मार्क्स जैसे व्यक्ति भी प्रभावित होता है। जॉन रॉल्स की तो बात छोड़ ही दीजिए, मार्क्सवादी विचारक वो कहते हैं कि रूसो हमारा बौद्धिक पिता है, जो ये कहता है कि लिबर्टी से पहले हमें समानता भी पर भी डिबेट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक रूसो से भी वो प्रभावित हो जाते हैं कि समानता भी जरूरी होती है। लिबर्टी तो ठीक है, जहाँ पर लोग ने कहा LLP लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी, यहां पर ये क्या कहते हैं रूसो, नहीं केवल लिबर्टी नहीं, हमें समानता की भी जरूरत होती है। फिर कांट के पास आते हैं। कांट ये कहते हैं कि व्यक्ति के साथ इथिक्स जुड़ी होती है, नैतिकता विचार जुड़ी होती है, और नैतिक विचारों में ये आता है व्यक्ति एक साध्य है। हर एक व्यक्ति, मैं आप, पूरे संसार में जितनी व्यक्ति है, मानव है, वो साध्य है, उसे साधन ना समझा जाए, उसके खिलाफ किसी भी तरीके का शोषण भेदभाव ना किया जाए, समान रूप से नागरिक अधिकार उसे मिले। तो मेन मोटा मोटी जाने तो रॉल्स ने अपने से पहले जो न्याय के सिद्धांत चलते रहे, जो उनके विचार चलते रहे, वहां से इतने ज्यादा प्रभावित हुए, उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत को रखने से पहले और अमेरिकी कंडीशन को जब भापा तो क्या रखा, अपने सामने कुछ हाइपोथेसिस रखे, परिकल्पना की, एज्यूम करा कि मेरा जो न्याय का सिद्धांत होगा उसके बेस ये होंगे, ये हाइपोथेसिस होगी। जिसमें सबसे पहली हाइपोथेसिस की बात करें, पुनः वितरण से ही न्याय है। याद रखना, हमने यहां भी कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड। जब भी हम न्याय के लिए आंदोलन को देखेंगे ना, चाहे वो महिला के हो, पुरुष के हो, एक बच्चों के हो, चाहे हम जेंडर के देखें, किसी भी तरीके के आंदोलन को देखें, तो उनका सीधा मतलब ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। और इन्होंने कहा कि हमें जब समाज में न्याय लाना होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करना ही होगा, तभी न्याय आएगा। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पुनः वितरण आप नहीं करेंगे तो न्याय आ ही नहीं सकता। फिर आगे चलते हैं, फेयरनेस होनी चाहिए, यानी जब आप और हम मिलकर के कुछ न्याय के सिद्धांत बना रहे हैं तो हमारे अंदर फेयरनेस होनी चाहिए। फेयरनेस का मतलब यह हो गया कि निष्पक्ष होना चाहिए। जो अधिकार आप खुद लेना चाह रहे हैं वो अधिकार मुझे भी दिए, ये ही आपकी निष्पक्षता होगी, तभी समाज में न्याय कायम हो पाएगा। ये नहीं कि 10 रुपए थे, 10 में से 6 आपने रख लिए और 4 मुझे देगी, वो निष्पक्षता नहीं होगी। अब निष्पक्षता के आधार पर जब हमने कुछ नियम बना लिए जस्टिस के लिए, तो होता क्या है, कभी कभार होता क्या है, समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं जो उस निष्पक्षता को, जो हमने कानून बनाया, उसे भंग जरूर करते हैं। और उस भंग करने के लिए क्या होता है, हमें न्याय देने वाला न्यूट्रल व्यक्ति जरूर होना चाहिए। अब क्या है, आपने और हमारे बीच लड़ाई हुई, या मान लीजिए आपने मेरे कुछ पैसे या संपत्ति मेरे से छीन ली, अगर न्याय देने वाला है न्यूट्रल ना हो, न्यूट्रल का मतलब हो गया तटस्थ ना हो, तो समाज में न्याय कैसे कायम होगा। तो इसलिए कहते हैं कि नियम बनाने के बाद भी हमें न्यूट्रल समाज बनाना होगा, चाहे वो न्यायपालिका के रूप में, चाहे वो गोदी मीडिया के रूप में हो। तो यहाँ क्या पता चला, न्याय देने वाला भी न्यूट्रल होना चाहिए। फिर अगली हाइपोथेसिस की बात करें तो क्या है,
न्याय सामाजिक या समाज के साथ आने से ही संभव है। यहाँ न्याय सामाजिक होने का मतलब ये है कि यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे और आपके बीच होनी चाहिए, तभी जा कर के जो समाज साथ जुड़ जाएगा, हम और आप साथ जुड़ेंगे, तभी न्याय कायम हो पाएगा। तो ये हाइपोथेसिस उनकी थी। इन चारों ही हाइपोथेसिस के आधार पर जॉन रोल्स का पूरा ही सिद्धांत सिमटा हुआ है। जो स्टेट का उनका सिद्धांत है ना, वो सिमटा हुआ है, जिसमें हम कहते हैं जब उन्होंने अपना जो सिद्धांत देने की कोशिश की ना, उस समय दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी। ये देखा है, यहाँ लिखा हुआ है दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी। वो दो खेमे कौन से थे? एक ए ग्रुप, दूसरा बी ग्रुप। ए ग्रुप क्या कहता था? वो कहता था प्रोसीड्यूरल जस्टिस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रक्रियात्मक न्याय। इसका क्या मतलब होता है? ये कहता है राजनीतिक अधिकार समान होने चाहिए। इनकी जो थ्योरी है ना प्रोसीड्यूरल जस्टिस वाली, जो एक खेमा था दुनिया में, इसके आधार पर पूरे वर्ल्ड में समानता लाना चाहता था। इनका मतलब क्या था कि हम व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार दे दें, सभी व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार दे दें, आपको और मुझे राजनीतिक अधिकार दे दें, और वो राजनीतिक अधिकार की धुरी क्या हो, उसका मेन पॉइंट क्या हो, वो हो हमारी लिबर्टी। ये अधिकार सबको मिलना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि सबको हमने लिबर्टी देती, आपको और हमने समान लिबर्टी एक दूसरे के लिए ले ली, तो क्या होगा, हमें पता है व्यक्ति क्षमतावान होता है, व्यक्ति कुशल होता है, व्यक्ति दिमागदार होता है, और उतना कायम होता है कि वो अपनी लिबर्टी को यूज कर करके अपना विकास, अपने परिवार का विकास, अपने समाज का विकास कर सकता है। तो यहां क्या कहा, दूसरा पॉइंट, व्यक्ति क्षमतावान एवं स्वयं। अब जब हमने उसे लिबर्टी दे दी, तो हमने पूरी छूट दे दी, एक खुला व्यापार दे दिया, एक खुला संसार दे दिया, एक खुला राज्य दे दिया, एक खुला समाज दे दिया। तो अब जो आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कि अगर आप सक्सेस नहीं हो पाए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी। तो ये क्या कहता है, व्यक्ति क्षमतावान है, हमने उसे लिबर्टी दे दी, राजनीतिक अधिकार दे दिए, तो क्या हुआ, अब जो भी परिणाम होगा, चाहे वो सफल हो या असफल हो, उसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनेगी। अब तीसरे आगे चले तो यहाँ लिखा है प्रक्रिया सभी के लिए निष्पक्ष एवं न्याय करने वाला तटस्थ। देखो वही ना, प्रक्रिया यहाँ सबके लिए क्या करती, निष्पक्ष होती। जो इनकी हाइपोथेसिस जॉन रोल्स की भी थी, निष्पक्ष क्या होती, हमने सबको लिबर्टी दे दी, आपको भी मुझे भी। अभी पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है तो आप जिम्मेदार होंगे, ये पूरा प्रोसीड्यूरल जस्टिस होता है। ठीक है, अब आगे चलें। जब प्रोसीड्यूरल जस्टिस की बात होती है ना, यहाँ पर क्या कहता है, सबको राजनीतिक अधिकार समान है, सबको लिबर्टी समान है। तो ये कहता है, इसका क्रक्स जान ले, वो कहता है किसी भी प्रकार का यहाँ भेद नहीं होगा। आप जेंडर के आधार पर, सॉरी जेंडर तो एक आलोचनात्मक वर्ड हो गया, भेदभाव वाला वर्ड हो गया, हम सेक्स बोलते हैं यहाँ पर। कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर हम कुछ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे मानव है तो वो समान है और उसे समान लिबर्टी मिलनी चाहिए, वो अपना विकास कर सकता है, ये इसकी धुरी होती है। ठीक है, अब दूसरे खेमे की ओर चलें। दुनिया का जो दूसरा खेमा था, वो अपने विचार के आधार पर वो देश में, दुनिया में जो इक्वालिटी या के कहे, इक्वालिटी ना बोल करके न्याय लाना चाहता था, उसे हम जान लें। उसे हम कहते हैं सब्सटेंटिव जस्टिस, तत्वात्मक न्याय, सब्सटेंटिव जस्टिस। इसका क्या मानना था, जहां पर हम पॉलिटिकल राइट्स में, राजनीतिक अधिकारों में लिबर्टी की बात कर रहे थे, ये कहता है पॉलिटिकल राइट्स में समानता जरूरी है। इसने कहा लिबर्टी जरूरी है, इसने कहा समानता जरूरी है। प्राथमिकता लिबर्टी को, प्राथमिकता समानता को, यही इसकी धुरी बन जाएगी। जब ये कहेगा समानता की बात आएगी तो इनने कहा नहीं नहीं नहीं, केवल राजनीतिक अधिकार ही कायम नहीं होते या यही जरूरी नहीं होते। समाज के अंदर अगर व्यक्ति रह रहा है, स्टेट के अंदर अगर व्यक्ति रहता है, उसके आर्थिक और सामाजिक जस्टिस की भी बात होनी चाहिए, आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी बात होनी चाहिए। यहाँ पर क्या कहा, हम नहीं देखेंगे समाज में व्यक्ति की कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका क्षेत्रीयता के आधार पर आधार क्या है, हम नहीं देखेंगे, हमने तो समान सबको राइट्स दे दिए। मगर इसने कहा नहीं यार, हर जो तत्वात्मक न्याय वाले, नहीं यार कि हर एक व्यक्ति का इकोनॉमी का बैकग्राउंड अलग होता है। आप और हमारे बीच जो इतने सारे लोग हैं, आर्थिक रूप से कोई सबल भी हो सकता है, कोई मजबूत भी हो सकता है, कोई कमज़ोर भी हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है कि हो सकता है उस व्यक्ति के साथ समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, चाहे वो हमारी महिलाओं के साथ हो, चाहे हमारे पिछड़े लोगों के साथ हो। इसने कहा इस पर भी तो डिबेट किया जाए। तो इसने आगे क्या कहा कि जब इतना सारी जो हमारे समाज में अन्याय हो रहा है ना, उसके लिए क्या है, हमें परिस्थितियों को जिम्मेदारी देनी होगी,
परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराना होगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की तो चर्चा नहीं की, इसलिए आर्थिक और सामाजिक न्याय की भी चर्चा जरूर होनी चाहिए, केवल राजनीतिक न्याय की नहीं। इसलिए क्या कहता है, परिणाम सही करने के लिए समानता पर चर्चा जरूरी है। यहाँ पर क्या कहता है कि हमने बस आपको लिबर्टी दे दी, आप खुले हैं, परिणाम जो भी हो आप जिम्मेदार हैं, नहीं। इसलिए क्या कहता है कि अगर हम चर्चा नहीं करेंगे उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर, पारिस्थितिकियों पर, तो क्या होगा, परिणाम हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ये इसका मानना था। तो ये दो खेमे थे। अब जॉन रोल्स का क्या था, इनके सामने दुविधा थी। दुविधा नंबर 1 खेमा ए, दुविधा नंबर 2 खेमा 2। इन्होंने क्या किया, 1971 में जब अपनी थ्योरी लाए, इनके सामने जो द्वंद्व था उसके आधार पर क्या किया, इन्होंने दोनों का ही मिक्सचर कर लिया। इन दोनों का मिक्सचर जब कर लिया तो उनके न्याय का सिद्धांत क्या रहा, प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस। इनके न्याय के सिद्धांत को ये कहा जाता है, ध्यान से सुनना, प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस, विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। जॉन रोल्स की थ्योरी थी जो उन्होंने 1971 में दी। अब ये पूरी थ्योरी को जान लिया हमने कि यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, मगर जब हमने यहाँ पर थिंकर आपको बताए थे, उनके पहले के दार्शनिक बताए थे, वो क्या कहे थे, लॉक की बात करें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बात करें, जॉन लॉक उनसे 200-300 साल पहले आए थे जॉन लॉक। और क्या होता है, रोल्स कब आए उसके बाद में। तो इन्होंने क्या कहा जाता है कि इन्होंने जो 200-300 साल पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर चर्चा थी उसे पुनः जीवित किया है। उसके आधार पर राजनीति में एक नया सिद्धांत दिया है। राजनीति सिद्धांत को पतन हो रही थी, उसको दोबारा से अपने उत्कर्ष पर पहुंचाया। इसलिए क्या कहा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जरा जान ले। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है, सबसे पहले यही कहती है ना, पहली अवस्था या कंडीशन यही होती है उसकी, एक प्राकृतिक अवस्था होती है। हॉब्स के अनुसार वहाँ पर मानव लालची होता है, लॉक के अनुसार मानव लालची नहीं होता है, तो ये प्राकृतिक अवस्था है। उसके बाद दूसरी कंडीशन की तरफ चलें, दूसरी अवस्था की चलें तो वहाँ व्यक्ति क्या करता है, आपस में हम और आप एक समझौता कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, जब समझौता आपस में हमारा हो गया तो क्या हुआ, हमने स्टेट को जन्म दे दिया, राज्य को जन्म दे दिया। और राज्य कैसा होगा, शांतिपूर्ण अवस्था वाला राज्य होगा। तो ये पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से प्रभावित होकर के जॉन रोल्स ने क्या किया, रोल्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपने न्याय सिद्धांत में लाते हैं। ध्यान रखना, न्याय सिद्धांत में लेकर के आते हैं, ना कि राज्य का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, इन्होंने भी पहली प्राकृतिक अवस्था रखी और पहली प्राकृतिक अवस्था को अपने को नाम दे दिया उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है। अभी आगे जानेंगे ओरिजिनल पोजीशन क्या होती है। तो प्राकृतिक अवस्था जो यहाँ पर थी लॉक और हॉब्स की, उन्होंने अपनी प्राकृतिक अवस्था को क्या कहा, ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन होती है। यहाँ पर व्यक्ति नहीं जानता कि भेदभाव कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरी स्टेज पर चले तो क्या होता है, यहाँ पर सामाजिक अवस्था थी, समझौता अवस्था थी। तो यहाँ पर क्या है, समझौता अवस्था ही है। उसे यहाँ पर क्या डाल दी इन्होंने सिचुएशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञान का पर्दा यहाँ पर होता है। और उसके आधार पर, उस अज्ञान के पर्दे के आधार पर यहाँ पर वो क्या करते हैं, 3 प्रिंसिपल, 3 नियम बनाते हैं। उस तीनों ही नियमों पर समझौता करते हैं। और उस समझौते के बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पर समझौते के बाद राज्य का निर्माण हुआ, शांतिपूर्ण अवस्था कायम होगी राज्य में। यहाँ पर क्या होता है, जब इस वेल ऑफ इग्नोरेंस में 3 समझौते हमने कर लिए, 3 नियमों पर हम सहमत हो गए, आप और हम, तो क्या हुआ, तीसरी स्टेज पर चले तो ये हुआ व्यक्ति एवं न्यायपूर्ण अवस्था आ गई। हमारा समाज जो है ना, व्यक्ति समाज उसमें शामिल हुआ था, तो हमारा समाज क्या हो गया, न्यायपूर्ण समाज यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो यहाँ से सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब मेरा यही सवाल है, बस जब आप मेंस में इस क्वेश्चन को लिखे ना, तो पूरे डायग्राम के फ्रेम में लिखें ऐसे, ठीक है। ऐसे डायग्राम हम बनाते हैं ना कि जैसे हमने प्राकृतिक अवस्था नंबर 1 यहाँ पे डाल दिया, 2 पे सामाजिक समझौता, फिर राज्य और शांति, वैसे ही से तो ज़्यादा नंबर आपको जरूर मिलेंगे। वैसे ही जो हमने 2 खेमे बताए ना, दुनिया 2 खेमे बन रही है, तो उसे भी डायग्राम के फॉर्म में आप लिखें अगर मेंस में लिख रहे हैं तो। एक में प्रोसीड्यूरल जस्टिस और एक में सब्सटेंटिव। तो ये जान लिया। और इस जानने के बाद हमने क्या किया, अब जरा हमने जो इनका फर्स्ट स्टेज थी प्राकृतिक अवस्था किसकी, जॉन रोल्स की, उसे जान लेते हैं। उन्होंने इसे ओरिजिनल पोजीशन क्या कहा है। अब ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ये मूल अवस्था है। हम और आप साथ में आ रहे हैं, हमें क्या है, हमें नहीं पता आप किस कास्ट से हैं,
हमें नहीं पता आप किस रिलीजन से हैं। इसे ही कहा ना, हमें आपको जेंडर से हमें फ़र्क पड़ रहा है। हमने अलग अलग साइन दिए, आप मान सकते हैं, किसी को रिलीजन मान सकते हैं, किसी को कास्ट मान सकते हैं, किसी को रीजन मान सकते हैं, किसी को क्लास मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग हैं, मगर हमें यह नहीं पता कि इनकी भी कोई कास्ट थी। जब यहाँ पर मूल अवस्था में ना, ये प्राकृतिक अवस्था में, वर्तमान में तो ये कास्ट में बदल चुका है, रिलीजन में बदल चुका है, इन सब चीज़ों में बदल चुका है, मगर उस समय ये कुछ भी नहीं था, केवल जेंडर था या कहीं सेक्स था, महिला और पुरुष। ठीक है, मगर एक्चुअल में है क्या, वर्तमान में इतने सारे भेद हैं, मगर इनकी मूल पोजीशन में क्या थी, प्राकृतिक अवस्था में एक स्थान पर सभी आ गए। हमें नहीं पता आपकी कास्ट क्या, आपका रिलीजन क्या, आपका रीजन क्या, आपकी क्लास क्या, आपका सेक्स क्या। ठीक है, अब इसके बाद जब हम दूसरी ओर चले, सामाजिक अवस्था में चले, तो यहाँ पर सब आ गए साथ में। तो क्या हुआ, हमारे सामने जॉन रॉल्स ने ना एक धोखे की तरह कर दिया। मान के चले धोखा, बाद में बताऊंगा धोखा क्यों था, आलोचनात्मक रुक, मतलब अभी अभी धोखा ना माने, ये कहें कि हमारे और आपके बीच यहाँ पर एक पर्दा डाल दिया गया, जिसे कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा। ये सेकंड स्टेज है, याद रखना, यहाँ पे सामाजिक समझौता होने वाला है। अज्ञान का पर्दा, इसे समझाने के लिए ना मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं। आप भी पेपर में मेंस दे रहे हो तो ऐसी डायग्राम बनाना, या और अच्छा बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हमने यहाँ पे अज्ञान का पर्दा डाल दिया। जॉन रॉल्स समझाते हैं अज्ञान के इस ओर क्या है और उस ओर क्या है, दोनों तरफ को जरा जान लें। अज्ञान के पर्दे के इस ओर क्या है, यहाँ पर क्या है, शांति है, न्याय है, सुख है, सम्मान है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। ये पर्दे के इस ओर है। ठीक है, मेरी तरफ देखें, इस ओर है। इस ओर ऐसा क्यों है, इस ओर ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति यहाँ पे नहीं जानता, मूल अवस्था में है, उसे नहीं पता कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, हम एक दूसरे के बीच भेदभाव कैसे करते हैं, हम आपको दास कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति का विचार क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति भूमि का विचार क्या होता है, हमें इस सब की नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब आगे चलें तो यहाँ पर क्या है, उस पर्दे के उस ओर यहाँ है मारकाट, यहाँ है गरीबी, यहाँ है भेदभाव, यहाँ है ऊंच नीच, यहाँ है दुख है, यहाँ पे बीमारी है, बेकारी है। तो अब क्या कहता, देखो मैं पर्दे के इस ओर था तो मुझे अच्छा लगा, यार शांति है, न्याय है, सुख है, सम्मान है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। पर्दे के उस ओर चला गया तो मैंने देखा यार यहाँ तो बहुत मारकाट है, यहाँ तो बेरोजगारी है, यहाँ तो गरीबी है, यहाँ तो अत्याचार होते हैं, यहाँ तो शोषण होता है। तो यही कहते हैं जॉन रॉल्स, आप खुद से चूज कर लीजिए कि आपको कौन से पर्दे की उस ओर कंडीशन चाहिए या इस ओर वाली। तो यही कहता है कि हर एक व्यक्ति ना अपनी जो नेचर होता है, जरा इस समझौते पे जाएं तो ये क्या कहता है, नेचर व्यक्ति का क्या होता है, वो एक दूसरे के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाना चाहता है, वो शांति लाना चाहता है, वो न्याय कायम करना चाहता है। इसलिए वो हमेशा इस ओर जाएगा जहाँ पर शांति न्याय देखने के लिए मिलेगी। एक तो ये वाला हमने समझा दिया, मगर इसकी दूसरी ओर चलें, एक और डायग्राम सोच लें तो ये कहें लो कंडीशन, हाई कंडीशन। अज्ञान के पर्दे के एक और हमें लो कंडीशन दिखा रहा है, एक और हाई कंडीशन दिखा रहा है। अब लो कंडीशन में वही सब चीज़ होंगी कि भैया मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे पास ना संसाधन है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मेरे साथ क्या सरकार भी भ्रष्टाचार करती है, अधिकार मुझे नहीं देती, शोषण मेरे साथ समाज करता है, धर्म का मुझे अधिकार ही नहीं दिया जाता कि मैं अभी पूजा कर सकूँ। और यहाँ क्या हाई कंडीशन, मेरे पास संपत्ति भी है, राज्य में मुझे अधिकार भी है, जब चाहे चुनाव भी लड़ सकता हूँ, वोट भी दे सकता हूँ, सब चीज़ है। तो यही कहता है कि आप वेल ऑफ इग्नोरेंस के इस वाली स्थिति को चाहेंगे उस वाली स्थिति को। तो यही होता है कि हर एक व्यक्ति ना, कभी भी मान लीजिए एक कंडीशन आपके सामने देते हैं, हाँ माल्या वाली कंडीशन देखते हैं, भारतीय एक परिस्थिति में माल्या की कंडीशन देखते हैं। अगर माल्या ने ये देखा होता कि अगर वह धन लेकर के देश से नहीं भाग रहा होता तो आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहा होता, वो इंग्लैंड जाता नहीं। उसने यही किया, उसने यह माना ही नहीं कि केवल एक चीज़ होती है, उसने बस ये देख लिया सुख होता है, न्याय होता है, शांति होती है, बहुत सारा पैसा होता है, यही चीज़ को देखा। मगर उसने क्या किया, इस पैसे के चक्कर में क्या हुआ, इतना ज़्यादा लालच बढ़ गया कि वो दूसरे की संपत्ति लेकर के भाग गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब वो कौन सी कंडीशन में पहुँच गया, वो मारकाट वाली कंडीशन में पहुँच गया, वो भेदभाव वाली कंडीशन में पहुँच गया कि सरकार का पैसा नहीं दे रहा। वो सरकार का पैसा किसका है, हमारा पैसा नहीं दे रहा, अब वो भी गरीबी की स्थिति में जाने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ हमें समझनी होगी। अब क्या है, जब इस स्थिति में वो रॉल्स हमें लेकर के जाता है तो हमें क्या पता चलता है, नोट ध्यान रखना,
प्रतिभा क्षमता का ज्ञान नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है, प्रक्रियात्मक न्याय वाले, क्यों इसे शुद्ध कहा जाता है, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा जाता है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इसलिए हम बता रहे हैं ये वाली प्रक्रियात्मक न्याय से पूर्ण कहा जाता है और उसे जॉन रॉल्स को शुद्ध कहा जाता है। दोनों में अंतर पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, किस में, मेंस में, ऑप्शनल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिभा क्षमता का ज्ञान नहीं है, किसको नहीं है, हमको और आपको, क्योंकि हम वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे। मगर यहाँ पर मान के चल रहा है कि भैया प्रतिभा भी व्यक्ति के अंदर होती है, क्षमता भी व्यक्ति के अंदर हो सकती है, वो सब कुछ कर सकता है। मगर यहाँ पर क्या है कि वो भुला देता है। अभी वो क्या कहता है, आपके पास वर्ड दे रहा हूँ, आपको ये लिख लेना है कॉपी के अंदर, सिलेक्टिव नॉलेज है आपको। सिलेक्टिव, हमें बस कुछ सीमित नॉलेज है, सिलेक्टिव नॉलेज है। और वो क्या नॉलेज है, हमें बस ये पता है कि हमारा पेट है, हमारा पेट है तो हमें खाने के लिए थोड़ा सा काम तो करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारे पास बस ये पता है कि आर्थिक जीवन कैसे चलाया जाता है, कि थोड़ा सा पैसा आ जाए, हम बच्चों को पढ़ा भी सके, इतना हमें पता है। हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता है। हम मानसिक रूप से बस इतना जानते हैं कि ये महिला है, ये पुरुष है, हम भेदभाव का आधार जानते ही नहीं। ये क्या है, आपकी और हमारी सिलेक्टिव नॉलेज है। यहाँ पर प्रतिभा क्षमता का ज्ञान नहीं है, भविष्य का परिणाम नहीं पता है। मगर यहाँ क्या कहता है, इस वाले में भविष्य का परिणाम हमें पता होता है। अगर आपने अपनी क्षमता का यूज़ किया तो अच्छे परिणाम होंगे, नहीं किया तो परिणाम नेगेटिव हो सकता है। अगर आप गरीब बने तो आपकी जिम्मेदारी। मगर यहाँ पर शुद्ध करना चाह रहा है, इस प्रक्रिया को, प्रक्रियात्मक न्याय को शुद्ध करने का काम कर रहा है। तो पहले इस स्टेज पर हमें लेके जाता है जॉन रॉल्स, हमें बताता है कि आपके पास नहीं है कुछ पता, आपको सिलेक्टिव नॉलेज है, आपको क्षमता नहीं पता, भविष्य आपका क्या होगा नहीं पता। मगर इस कंडीशन को आप समझ लेंगे तो आप ज़रूर इस कंडीशन में आपको लेकर के आ जाएंगे भविष्य में कि आपके जीवन में सब अच्छा ही हो। अब सवाल यही है कि आखिर हम इन सब चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि इससे सारी चीज़ों से हमें मिलेगा क्या। देखो, इन सारी चीज़ों से हमें मिलेगा यही कि हमारे समाज में जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है ना संसाधनों का, रिस्पेक्ट का, या कहीं अधिकारों को, वहाँ पर इस सिचुएशन में लाकर जॉन रॉल्स क्या कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना चाह रहे हैं। और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो क्या है, हम सारे साथ बैठे, आप और हम, और हमने क्या किया, एक समझौता। और उस समझौते में क्या हुआ, हमने 3 नियम बना लिए हैं, 3 नियम बनाए हैं, 3 प्रिंसिपल बनाए हैं। किस लिए, समाज में रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और रीडिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्या है, जस्टिस। अब देखो, जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखें ना तो इस तरीके से डायग्राम जरूर बनाना, एक चित्र जरूर बनाना। मैंने पे 3 सीढ़ियाँ ली हैं, ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं समझाने के लिए लिया है। देखो, इसमें पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ये 3 नियम हैं किसके, जॉन रॉल्स के। पहला नियम क्या कहता है कि हम पहले पर क्या रखेंगे, पहले तो पूरे समाज में आपको और हमको क्या कर रहे हैं, हम समझौते में बैठे, सबको अधिकार दे दिया। कैसा अधिकार, लिबर्टी वाला, या हम साइड में इसे लिख सकते हैं, लिबर्टी को राजनीतिक अधिकार इसे मान सकते हैं। देखो, जितनी चपलता आप अपने अंदर लाएंगे ना, लिखने की काबिलियत अपने अंदर लाएंगे, चीज़ों का पोस्टमार्टम आप करना जानेंगे, उतने ही अच्छे मेंस में नंबर आप लेकर के आएंगे, आप खुश कर सकेंगे जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा। तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं लिबर्टी का मतलब क्या हुआ। जब हम प्रोसीड्यूरल और तत्वात्मक न्याय पढ़ रहे थे सब्सटेंटिव, तो हमने कहा था लिबर्टी हम राजनीतिक अधिकार मान रहे थे, ठीक है। तो यहाँ राजनीतिक अधिकार, ये लिबर्टी वाला सबको हमने दे दिया, ठीक है, आज़ादी हमने सबको दे दी। ये इसमें क्या क्या हमने रखा, ये आपके न्यूनतम अधिकार है जो हर एक व्यक्ति को मिले। क्या है, व्यवसाय करने का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, या कहें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेशन करने का अधिकार, राजनीतिक चुनाव लड़ने का अधिकार। ये अधिकार हमने सबको दे दिए हैं। ये अधिकार जरा समझें, लॉक की तरह ही नहीं है। LLP, यहाँ पर संपत्ति की भी बात की, जिंदगी की भी बात की, वोटिंग की भी बात की, एक्सप्रेशन की भी बात की। तो ये क्या हो गया, लिबर्टी वाला पहला प्रिंसिपल। ये कहता है जब हम उससे ऊपर वाली सीढ़ी पे चलेंगे, दूसरी सीढ़ी पे चलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि समान अवसर देंगे। अब हमारा क्या है, समान अवसर का मतलब क्या हुआ, ओपन टू ऑल। यहाँ इसे एक एग्जाम्पल से जरा हम समझते हैं। हमने सबको लिबर्टी दे दी, आपको और मुझे लिबर्टी मिल गई। क्या हुआ था, प्रक्रियात्मक न्याय वाले लिबर्टी ही तो देते हैं, मगर इन्होंने क्या कहा था, ऊपर के जो 2 प्रिंसिपल हैं उसे हम मानेंगे तात्विक न्याय वाले, सब्सटेंटिव जस्टिस वाले। ये क्या कहते हैं, जब तक हम समाज के अंदर समानता लाना चाहते हैं ना, न्याय लाना चाहते हैं,
पहले डिबेट कीजिए कि जो लिबर्टी पा रहा व्यक्ति है कि वाकई में उसने अपनी लिबर्टी फुलफिल कर ली है, उसे वो अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है, उपयोग में ले पा रहा है या नहीं। तो इससे क्या हुआ, पता चला कि समाज में हमने सबको समान अधिकार तो दे दिए थे, मगर क्या हुआ, फिर भी कुछ लोग पिछड़ गए। उनके पास लिबर्टी थी, मगर क्या हो, जो पहले से अच्छी खासी संपत्ति रख रहा था, जो पावरफुल था, राजनीति भी था, वो उससे भी आगे निकल गया। तो क्या हुआ, कुछ व्यक्ति पीछे रह गए। इसके लिए क्या किया हमने, दूसरा प्रिंसिपल बनाया, दूसरी सीढ़ी बनाई। उसे हमने क्या कहा, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर, यानी ओपन टू ऑल। आर्टिकल 16 भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 क्या कहता है, हम सरकार की जो हमारी सारी नौकरियां होंगी, सार्वजनिक जीवन की जो नौकरियां होंगी, लोकहित की जो नौकरियां होंगी, उसके लिए ओपन टू ऑल प्रतियोगिता कराएंगे, सबको समान अवसर दिलाएंगे। तो यही चीज़ है। दूसरी सीढ़ी ये हो गई, अवसर दे दिया, ठीक है। तीसरी सीढ़ी की ओर चले, हमने यहाँ पर अवसर दे दिया, मगर हमें क्या लगा, क्या कहते हैं, हमने सबको नौकरियों में अवसर दे दिया। आर्टिकल 16 को जरा जान ले तब आप समझ पाएंगे। हमने क्या किया, हमारे सबको अवसर देने के बाद भी ना हमें ऐसा लगा कि हम यहाँ गलती कर बैठे, हमने डिबेट नहीं किया। हम डिबेट भी तो करते समानता के ऊपर, तो हमें पता चला समाज में तो इतने सारे लोग अलग अलग रहते हैं, जाति आधार पर भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक तीसरा प्रिंसिपल भी बना दिया, वो था डिफरेंस प्रिंसिपल, भेद मूलक सिद्धांत इसे कहते हैं। हम इसे समझे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 16 का ही जब आगे पढ़ें तो वहां पर आरक्षण की भी बात की गई है। नौकरियों में किसके आरक्षण की, राज्य और केंद्र सरकार को यह प्रावधान दिया गया है, यह शक्ति दी गई है कि समाज में जो पिछड़े, ये दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनका विकास नहीं हो गया, उनके भी उचित अवसर के लिए हम आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। वैसे ही डिफरेंस प्रिंसिपल में यह कहा गया कि जो समाज के जो नीचे वाले लोग हैं उनके लिए भी अधिकतम सुख के लिए, या कहें उनके भी अधिक से अधिक लाभ के लिए, समाज की धारा में उन्हें जोड़ने के लिए हम डिफरेंस उनके अंदर कर सकते हैं, भेदमूलक सिद्धांत दे सकते हैं, जिसके आधार पर क्या होगा, बेनिफिट टू ऑल हो जाएगा, सभी को अब समान प्रतियोगिता में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 नियम थे इनके। अब इन 3 नियम को जरा हम और दिमाग चलाएं तो हमें पता चलेगा। जो पहली सीढ़ी है, क्या हमारा, जब हमने कहा ना जॉन रोल्स का सिद्धांत प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस है, और उस प्रोसीड्यूरल जस्टिस में, प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस में उसने क्या किया, तात्विक वाले को भी एक दुनिया को अपने शामिल साथ में, खेमे को दूसरे को भी शामिल किया साथ में, यानी कि प्रक्रियात्मक और तात्विक दोनों को साथ रखा है इसने। तो इसमें क्या हुआ, जो प्रथम सीढ़ी है ना, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्लासिकल उदारवाद वाली है। ठीक है, यानी व्यक्तिवाद की यहाँ पर बात हो रही है, लिबर्टी सबको दी जा रही है। जब दूसरी सीढ़ी की ओर चलेंगे ना तो इसका विचार कैसा लगेगा, थोड़ा ना समाजवादी टाइप सा लगेगा आपको, थोड़ा मार्क्सिस्ट वाला, जो क्या कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर हम देंगे। तो हमारे यहाँ समान अवसर नहीं दिए गए, समाजवाद नहीं है हमारे यहाँ। तो ये दूसरी सीढ़ी को आप यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिखें। ठीक है, तीसरी सीढ़ी की ओर चलें तो डिफरेंस प्रिंसिपल, कि अभी क्या हुआ, हमने अवसर तो समान दे दिए, ओपन टू ऑल तो कर दिया, मगर फिर भी क्या हुआ, कुछ लोग पीछे रह गए, तो बेनिफिट टू फॉर ऑल कर दिया। और ये कहाँ पर होता है, ये कल्याणकारी राज्य में होता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का ये विचार है। इसमें क्या हुआ, हमने उन्हें आरक्षण भी दिया, हमने गरीबों को सब्सिडी भी दी, जैसे हमने गरीबों को राशन भी मुफ्त दिया कोरोना काल में। तो ये क्या है, ये कल्याणकारी वाला विचार है। तो ये तीनों ही प्रिंसिपल थे, आपने यहाँ पर जाना, और तीनों ही प्रिंसिपल के आधार पर क्या कहा जाता है, जॉन रोल्स के सिद्धांत को यह कहा जाता है कि जॉन रोल्स ने पूर्ण प्रक्रियात्मक विचार को बदल करके शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का विचार यहां पर दिया है। हम ना डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन लिखेंगे, आपको इस पूरे ही सिद्धांत को पढ़ करके ना उन क्वेश्चनों को हल करना है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या ऑब्जेक्टिव नेट की तैयारी कर रहे हो, तो अगर कुछ समझना है ना वो क्वेश्चन, तो हमसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। वैसे तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में सभी क्वेश्चन को उसमें भी डालेंगे, और थ्योरी की पीडीएफ भी उसमें जरूर डालेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, वहां से वो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़िए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सवाल में उठता है कि आखिर सवाल ऐसा है कि ऐसा हम सब क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब जॉन रोल्स खुद देते हैं। वो क्या कहते हैं, चैन रूल कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं, श्रृंखला संबंध कहते हैं। ठीक है, श्रृंखला संबंध, हम आपस दूसरे में एक दूसरे जुड़े हैं, ये श्रृंखला है, और उसे चैन से बताते हैं वो। ठीक है, क्यों हम ये 3 नियम को ले रहे हैं, तो वही कहते हैं कि समाज में हर एक व्यक्ति की महत्वपूर्णता है, और ये महत्वपूर्णता कहाँ से उन्होंने ली,
कांट से। देखो हर मैंने पूरी थ्योरी में आपको कांट का भी विचार बीच बीच में जोड़ा है, लोक का भी जोड़ा है, रॉल्स का भी जोड़ा है, ठीक है, सॉरी रूसो का भी जोड़ा है, क्योंकि यहाँ समानता भी इधर दिखाई गई है, यहाँ पर लिबर्टी भी दिखाई गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत एक्सीलेंट हो जाएगा। तो अब ये क्या कहते हैं कि एक चैन होती है, जैसे हम रात को अपनी चैन लगाते हैं ना साइकिल में, बाइक में, कि कोई चोर उसे लेकर ना चला जाए, चोरी कर करके ना ले जाए, मगर क्या देखता है जो वो चैन को ना वो चोर पूरा तराशता है, वो देखता है कहीं से कमज़ोर होगी तो मैं इसे तोड़ दूंगा, ठीक है। उसी चैन के संबंध से यहाँ पर बताते हैं जॉन रोल्स, अगर इसे चैन को ना हमें समाज समझना है, और हर एक चैन के गोले को ना हमें क्या समझना है, एक व्यक्ति समझना है। ये एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति। अब क्या हुआ, मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ से कमज़ोर निकला, ठीक है, हमारे साथ समाज से जुड़ नहीं पाया, तो क्या होगा, ये आगे चल करके क्या बन सकता है, चोर भी बन सकता है, ये मुजरिम भी बन सकता है, मार काट भी बन सकता है, क्या बहुत ऐसे कार्य कर सकता है जो अराजक प्रवृत्ति वाले हो, अनार्की वाले हो। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा ही समाज प्रभावित होगा। इससे अच्छा तो क्या है, हम इस व्यक्ति को भी ना अपने साथ ले ले, और इस व्यक्ति को साथ लेने के लिए इसे मजबूत करें। किसके आधार पर, इन 3 प्रिंसिपल के आधार पर। देखो इन तीनों ही प्रिंसिपल से मैंने इस व्यक्ति को यहाँ पर मजबूत कर दिया, तो ये पूरी चैन आपस में जुड़ गई, शांति समाज में बनी रहेगी, ठीक है। फिर अब आगे पर वो जॉन रोल्स ये भी कहते हैं, ऐसा हम क्यों करें भाई, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। वो इसलिए कहते हैं कि आगे देखें, एक और नियम देते हैं, व्यक्ति का व्यक्ति होने के नाते मानवीय कर्तव्य और आलोचना, ठीक है, आलोचना नहीं, यहाँ पर न्याय लिखा होगा। व्यक्ति का व्यक्ति होने के नाते मानवीय कर्तव्य और न्याय, इसमें वो कहते हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम, कि सड़क पर 3 लोग चल रहे हैं, 3 हेलमेट पहन करके चल रहे हैं। हम क्या होता है, अगर वो दूसरा 3 चल रहा हो ना, तो हम उसे गाली दे देते हैं कि यार ये गलत है, कि 3 जा रहे हैं, मर जाएंगे, गिर जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, जो इस तरीके से। मगर हम जाएं तो क्या होगा, हम जाए तो कोई बात नहीं यार, पहली बार ही तो जा रहे हैं, हम बार बार थोड़ी करते हैं, मजबूरी थी। मगर इसमें क्या हुआ, यहाँ पर पता चला कि हम मानवीय होने के नाते जो अपने अधिकार हमने खुद रखे हैं वो दूसरे को भी दे। इसलिए जो 2 पॉलिसी वाला, 2 बाइक पे 2 जने बैठ सकते हैं, वो भी बैठे और हम भी बैठे, तो इससे क्या होगा, मानवीय आधार होता है। और दूसरा, इसे और तरीके से जाने तो यहाँ पर निकल करके आएगा कि जब रोड पे हम जा रहे होते हैं तो क्या होता, किसी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, चोट लग जाती है, वो गिर जाता है, तो हम क्या होता है, एकदम भाग के उसे उठाने के लिए कोशिश नहीं करते। तो यही कहते हैं जॉन रोल्स कि व्यक्ति होने के नाते मानवीय कर्तव्य होता है, उसे भी न्याय दिलाएं। तो क्या है, यहाँ पर जो पिछड़े लोग हैं ना, समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, उनको भी बेनिफिट के लिए हम ये नियम बना रहे हैं, इसमें हमारा कोई घाटा नहीं है। और आगे चले तो ये कहते हैं शाब्दिक प्राथमिकता सिद्धांत। इसमें वो क्या बताते हैं कि हमेशा याद रखना है कि हमें जो, अगर लिबर्टी है ना, अगर लिबर्टी के लिए हम उस दूसरे की लिबर्टी कम कर रहे हैं तो ठीक है, मगर क्या लिबर्टी के लिए हम दूसरे व्यक्ति की समानता का हनन कर रहे हैं तो वो गलत है। इससे क्या होगा, हम समाज में समानता नहीं ला रहे बल्कि असमानता और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, जब हमारा समाज में पहला नियम अप्लाई हो जाए और इससे ही समाज के अंदर न्याय आ जाए, तो दूसरे 2 नियमों को हमें लागू नहीं करना है। अगर हमें दिखा कि पहले नियम से हमारे समाज में समानता या न्याय नहीं आया, तो हम दूसरे नियम की ओर जाएंगे, ठीक है। फिर अगर उससे भी ना आए तो तीसरी नियम की जाएंगे। यही शाब्दिक प्राथमिकता सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि सीधे ही हमने डिफरेंशियल प्रिंसिपल वाला नियम समाज में लागू कर दिया, तो इससे क्या होगा, हमने क्या है, जो समाज में न्याय लाने के लिए हमने जो समानता ला रहे थे उसके लिए हमने लिबर्टी का हनन कर दिया। ऐसा नहीं आपको करना है, ठीक है। फिर आगे चलें, क्या कहते हैं, मतद्वैध सिद्धांत। मतद्वैध सिद्धांत पे वो यही कहते हैं कि हमें क्या होता है कि हम क्या कहते हैं कि समाज में ना ये जॉन रोल्स कहते हैं कि समाज में पूर्ण रूप से समानता संभव ही नहीं है, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे दादा थे, वो मुझे ये कहा करते थे कि एक बार, एक कहानी से बताता हूँ, आप एग्जाम्पल अपना खुद से डाल सकते हैं। वो कहते थे कि एक बार शिव भगवान को ये ज़रूरत पड़ती है कि उनकी जो चारपाई होती है ना, उसे बुनवाने की ज़रूरत पड़ती है। और शिव भगवान ने क्या किया था, सबको इतनी समृद्धि दे रखी थी कि वो अच्छे अपना जीवन चला रहे थे, मगर उस समय खुद भगवान को ज़रूरत पड़ जाती है, शिव भगवान को ज़रूरत पड़ जाती है। तो उन्होंने क्या किया, चारपाई बुनवाने के लिए कल आपसे कहा, आज मुझसे कहा। मैंने कहा यार मैं आज बिजी हूँ, मैं आपका काम नहीं कर सकता। तो इससे क्या लगा भगवान को भी कि समाज में हर एक को इक्वल नहीं बनाया जा सकता है, समाज में थोड़ा सा इनबैलेंस चलता है, जिससे क्या विकास चलता रहता है, विकास का पहिया अवरुद्ध नहीं होता। इसे एक और एग्जाम्पल से बताऊँ तो हमारे जो 11th के टीचर थे, इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाते थे, वो ये कहते थे
कि सारे ही पढ़ लोगे, हम पढ़ते नहीं थे, तो वो ये कहते थे कि तुम सारे ही पढ़ लोगे तो रिक्शा कौन चलाएगा। ये कहें रिक्शा चलाने के लिए भी दिमाग जरूर चाहिए, तो ये कहते थे कि ज़रूरी है कि रिक्शा चालक भी समाज में होना चाहिए और एक कंपनी बनाने वाला भी होना चाहिए, एक मेट्रो चलाने वाला भी होना चाहिए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उन्होंने एक कटाक्ष में कहा मगर ये जॉन रोल्स की थ्योरी से मैच करता है कि हमें समाज में हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, इसलिए पूर्ण समानता नहीं लाई जा सकती, सबको 1 करोड़ रुपए पूरे समाज में नहीं दिए जा सकते, सबको एक नौकरी समाज में नहीं दी जा सकती। तो ये क्या है, यही मतद्वैत सिद्धांत है कि पूर्ण रूप से हम समानता नहीं ला सकते मगर समानता के लिए उनकी निश्चित जरूरतों को जरूर पूरा कर सकते हैं, ओपन टू ऑल करके और बेनिफिट टू ऑल करके। ठीक है, तो ये सारी इनकी थ्योरी थी। अब हमने कहा था कि आप जॉन रोल्स बने, अब आप जॉन रोल्स नहीं हैं, अब आपको खुद की थ्योरी की आलोचना करनी है। अब क्या करना, पहले मार्क्सवादी आलोचना करनी है। तो मार्क्सवादी आलोचना को इस रूप में समझेंगे, जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है ना, इस वेल ऑफ इग्नोरेंस को ना आप मेरे तरीके से लिखे ना, एक डायग्राम यहाँ पर बनाना, इस वेल ऑफ इग्नोरेंस का ही नाम लिखना मगर उसके अंदर अज्ञान के पर्दे की जगह लिख देना पूंजीवादी नैतिकता। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इनकी आलोचना की जाती है जॉन रोल्स की मार्क्सवादी द्वारा कि इन्होंने क्या क्या जो उनके समाज में पूंजीवादी व्यवस्था थी ना, अमेरिका के थे रहने वाले थे, वहाँ पर पूंजीवाद है, बाजारवाद है। ठीक है, तो ये कहा इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को ही नैतिकता बनाने का काम किया, उन्हें प्योर बनाने का काम किया कि सभी व्यक्ति, जो गरीब भी है ना, जो दूसरा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो भी इस पूंजीवादी व्यवस्था को माने कि वहाँ पर उनके लिए अधिकार दिए जाएंगे। तो ये आलोचना की जाती है, नैतिक बनाने का काम किया। जैसे इसे माल्या के एग्जाम्पल से आप समझे, माल्या ने क्या कहा कि हमने यहाँ पर माल्या जैसे व्यक्तियों को परमिशन दे दी थी कि आप बड़ा रोजगार किए, मगर एंड में क्या हो गया, मार्क्सवादी नज़रिए से बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, वो एंड में क्या हो गया, हमारे ही पैसे लेकर के भाग गया और दूसरे देश भाग गया। अब वो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बैंक दिवालिया की कगार पर में घाटे में चल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जो जॉन रोल्स ने समझौता दिया ना, इसमें हमने नैतिकता बना दिया पूंजीवाद को ही, उन बड़े लोगों को ही। तो यह आलोचना इसकी की जाती है। फिर दूसरी चले समुदायवादियों द्वारा आलोचना। समुदायवादियों द्वारा में हम चार्ल्स टेरर, माइकल वॉल्जर और माइकल सैंडल जैसे व्यक्तियों को रखते हैं। उनका क्या कहते हैं कि जब हमें ये समझौता कर रहे थे तो ये भी तो आपको ध्यान में रखना चाहिए था, समाज भी उसमें महत्वपूर्णता रखता है। आपने व्यक्ति को ध्यान दिया और ये कहा कि समाज भी हमें कुछ मूल्य, वैल्यूज सिखाता है, कुछ परंपरा होती है, उसके आधार पर भी तो जस्टिस समाज में लाया जा सकता है। जॉन रोल्स ने उन मूल्यों को, उन परंपराओं को, उस समाज को तो यहाँ मान्यता दी ही नहीं, चाहे उसमें वो धर्म भी की बात क्यों ना हो। धर्म भी तो हमें नैतिकता या कहें न्याय की बात करता ही है। तो इनकी आलोचना रही है समुदायवादियों द्वारा। ठीक है, नारीवादी आलोचना, देखो नारीवादियों की आलोचना तो हमेशा से होती रही है, क्योंकि नारियों को वो अधिकार मिले ही नहीं। जब यहाँ समझौता कर रहे थे तो यहाँ नारियों के जो परिवार में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, अत्याचार होता है उनके पीछे, सेक्स के आधार पर हम पहुंच जाते हैं जेंडर पे, सामाजिक फिनोमिना बना देते हैं, सामाजिक टर्म दे देते हैं जेंडर, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसे तो आपने खत्म किया ही नहीं। तो कैसा न्याय, महिलाओं के लिए कोई न्याय नहीं हो रहा है। ऑकिन इसकी सबसे बड़ी सूत्रधार रही है। ठीक है, फिर कहते हैं अधिकारितावादी आलोचना। देखो अधिकारितावादी आलोचना में हम रख रहे हैं रॉबर्ट नॉजिक जैसे व्यक्तियों को। ठीक है, इनका क्या कहना था, व्यक्ति के पास इतनी सारी जो संपत्ति है ना, मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है, ठीक है, आपके पास इतनी सी है, तो क्या है, मेरे पास इतनी संपत्ति है ना, तो मैं अधिकारी हूँ उसका, मैंने मेहनत से अपनी कमाई है। तो हमारे इस संपत्ति के ऊपर आप कौन होते हैं जो टैक्स लगाते हैं, सरकार कौन होती है जो टैक्स लगाती है, ये टैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ये कौन कहते हैं, अधिकारितावादी आलोचक। क्योंकि जॉन रोल्स कहते थे यहाँ पर जो बेनिफिट टू ऑल देंगे ना, तो आरक्षण हमें देना पड़ेगा, लोगों की जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनकी इनकम पे थोड़ा टैक्स लगाना पड़ेगा। अगर जो स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी फ्री करना चाहते हैं ना, तो वो पूंजीपतियों से पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, मगर ये अधिकारितावादी आलोचक कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने खुद की अपनी मेहनत के दम पर कमाया है, अगर दूसरे नहीं कमा पाए तो हमारी उसमें क्या गलती है। ठीक है, समतावादियों द्वारा, हमारी जो अगले वीडियो रहेगी वो इसी के ऊपर रहेगी। हम जब भारतीय प्रतिक्रिया को देखेंगे जॉन रोल्स के सिद्धांत पर, तो समतावादियों द्वारा में हम अमर्त्य सेन को शामिल करते हैं। इनका कहना है कि केवल हमें नियम देने से काम नहीं चलेगा, हमें इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम आप यूपी की सरकार से समझे, यूपी की मुलायम की सरकार से समझे, स्कूल के लिए साइकिल प्रोवाइड करा दी, लड़कियों को स्कूल जा पाएँ, कंप्यूटर भी फिर देने लग गए बच्चों को। फिर क्या,
ऑनलाइन शिक्षा भी हो गई, तो लैपटॉप भी वगैरह सब चीज़ देने लग गए। तो क्या है, ये कहते हैं समतावादी केवल नियम काम नहीं करते हैं, हमें निरंतर प्रयास करने होते हैं जस्टिस समाज में लाने के लिए। एक बार में नहीं कि आपको हमने कलम पकड़ा दी और आप पढ़ने लग जाएंगे, बल्कि हमें समय समय पर प्रयास करने होंगे समानता लाने के लिए। ये समतावादियों द्वारा कहा जाता है। देखो ये थी पूरी थ्योरी। मेरी वीडियो लंबी जरूर रहती है, मगर मेरा प्रयास होता है कि पूरी थ्योरी को अच्छे से समझाया जाए। मैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बता सकता था, मगर इतना इनफ है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और थी इसमें। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, इस पूरे की अच्छे से जो PDF और भी डिटेल में हमने बताई है, अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।